हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस बन करके एग्जाम में आते हैं उन्हीं पैटर्न पे आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको हिंदी में भी समझाती हुई चलूंगी। आपको इसको नोट करना है और अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चंस पहले भी हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्वेश्चन है, लिस्ट द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, नेम इट्स कॉजेटिव एजेंट। यानी कि आपको टाइफॉइड में दिखने वाले कुछ स्पेसिफिक लक्षणों के बारे में लिखना है और उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में लिखना है, यानी कि किससे ये रोग जो है वो फैल जाता है। तो सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड आर, मैं आपको क्वेश्चन समझाने के बाद टाइम भी दूंगी, हर क्वेश्चन के बाद आधे मिनट का टाइम दे दूंगी। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आंसर है सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड आर, यानी टाइफॉइड के लक्षण निम्नलिखित हैं। कांस्टेंट हाई फीवर, यानी कि निरंतर तेज बुखार का होना। वीकनेस एंड हेडेक, कमजोरी लगना और सर में दर्द होना। और जो एकदम स्पेसिफिक लक्षण है वो है आपका स्टमक पेन, यानी पेट में दर्द होना और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का न लगना। तो लिखेंगे टाइफॉइड के निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1, निरंतर बुखार का होना, निरंतर तेज बुखार का होना, कमजोरी और सर दर्द, पेट का दर्द और भूख का न लगना। और नीचे लिखेंगे इंटेस्टिनल या स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन इन सीवियर केसेस विच में कॉज डेथ, यानी कि आंतों में छेद का हो जाना, ये डेथ का भी कारण हो सकता है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन और आंसर साथ में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल सेल्स फ्रॉम बिकमिंग कैंसरस। ऑल नॉर्मल सेल्स हैव इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिकमिंग कैंसरस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि वो प्रॉपर्टीज, किसी एक नॉर्मल सेल की वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए जिससे सेल्स जो है वो कैंसरस हो जाती हैं। और सभी नॉर्मल सेल्स में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कैंसरस होने का, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी शोन बाय नॉर्मल सेल्स। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें यदि कांटेक्ट में आने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी नॉर्मल सेल्स में होता है। तो यदि कांटेक्ट में आने पर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन और ग्रोथ होने लग जाए। कैंसर का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाया था। कैंसर का मतलब ही है कि कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि का होने लग जाना। तो कांटेक्ट, जो भी कैंसरस सेल के कांटेक्ट में जो नॉर्मल सेल आती है उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज चली जाती हैं, है ना। तो कांटेक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी shown by normal cells. Due to contact with other cells, they inhibit their uncontrolled proliferation and growth. Due to contact with other cells, they inhibit their uncontrolled
proliferation and growth. और क्वेश्चन ये कि ऑल नॉर्मल सेल्स हैव इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिकमिंग कैंसरस, यानी क्या सभी साधारण कोशिकाओं में कैंसरस होने की प्रॉपर्टी होती है, पहले से ही इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना है ऑल नॉर्मल सेल्स हैव ऑन्कोजीन्स या प्रोटूनकोजीन्स। सभी नॉर्मल कोशिकाओं में ऑन्कोजीन्स सी-ऑन्क के नाम से प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें आप प्रोटूनकोजीन्स भी कहते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं सर्टेन कंडीशंस में, सच जीन्स कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ये ऑन्को शब्द जो बार बार आ रहा है, आप क्लास 12th में हैं तो थोड़ा सा अवेयर होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि जो भी कैंसर का इलाज होता है ऑन्को डिपार्टमेंट में होता है। उस डॉक्टर को, उस स्पेशलिस्ट को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? सभी नॉर्मल सेल्स में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती हैं और जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं सर्टेन कंडीशंस आने पर, तो सच जीन्स कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। और अब वो क्या कहलाती हैं? दे बिकम कैंसरस, यानी कि सभी नॉर्मल सेल्स में, सभी साधारण कोशिकाओं में कैंसर हो सकता है यदि परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि जब कैंसरस होने के लिए सेल्स को मोटिवेशन मिल जाए या एक्टिवेट हो जाए वो कुछ स्पेशल परिस्थितियों के तहत, तो क्या होगा? तो सेल्स जो हैं वो कैंसरस हो जाएंगी और धीरे धीरे वो कैंसर, देखो आपने सुना होगा ना, कैंसर फैल गया। कैसे फैल जाता है? यदि कोई कैंसरस सेल है वो नॉर्मल सेल्स के जब कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है और नॉर्मल सेल्स भी कैंसरस होने लग जाती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन इसका आंसर आपको मैंने बता दिया है। इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई लेवल के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 57 की बात हो रही है, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 57 का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, उसका आंसर आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज कोलेस्ट्रम और why is it important to be given to the newborn infants? कोलेस्ट्रम क्या होता है और किसी भी नवजात शिशु को, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को कोलेस्ट्रम देना क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। इसमें आंसर लिखेंगे, कोलेस्ट्रम is the milk produced by mother during initial days of lactation, यानी कि प्रसव के तुरंत बाद या लैक्टेशन की शुरुआती दिनों में जो दूध माँ, कोलेस्ट्रम is the milk produced by mother during initial days of lactation, यानी कि जब डिलीवरी के तुरंत बाद के जो दिन होते हैं उस टाइम पे जो दूध होता है वो, उसके अंदर कोलेस्ट्रम की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रम हम ये कह सकते हैं कि अमृत समान मान सकते हैं उसको। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडी, उसमें क्या होती है? उसमें एक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी पाई जाती है और ये एंटीबॉडी आपको केवल कोलेस्ट्रम में ही मिलती है। नॉर्मल माँ के दूध में भी ये एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। एंटीबॉडी IgA that provides protection against disease, thus protecting the newborn infants. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो आपको एंटीबॉडी का नाम है ये लर्न करना होगा। कोलेस्ट्रम एक ऐसा पदार्थ है जो
माँ के दूध में पाया जाता है और प्रसव के जस्ट बाद यानी प्रसव पश्चात शुरुआत के दिनों में, लैक्टेशन के टाइम में, शुरुआती दिनों में जो दूध होता है वो क्यों कहते हैं कि शुरुआती दिनों में जो दूध होता है वो बच्चे को देना ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें नेचुरल इम्यूनिटी पास आउट हो जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को अपने छोटे बच्चों को जो तुरंत हुए हों उस समय पे उनको दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स इसको हॉस्पिटल में अब बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगे हैं इस चीज को, क्योंकि कोलेस्ट्रम का कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। मतलब अगर बच्चे को इम्यूनिटी ट्रांसफर करनी है तो उसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इसलिए कोलेस्ट्रम एक ऐसा मिल्क है जो शुरुआती दौर में माँ का दूध जो है वो प्रसव के पश्चात का जो समय है उस टाइम में जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम युक्त होता है। इसीलिए उस दूध को हम हमारी संस्कृति में ऐसे दूध को अमृत समान कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी नोट करेंगे, आंसर भी नोट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये कोलेस्ट्रम वाला क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्प्लीन एक्ट एज लिम्फोइड ऑर्गन? व्याख्या करिए। स्प्लीन यानी कि प्लीहा लिम्फोइड ऑर्गन की तरह कैसे काम करती है, इसको आपको बताना है। तो आंसर में लिखेंगे, स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन एक बड़ी बीन शेप का अंग होता है विच कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, जिसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर टू ट्रैप ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। ये जो स्प्लीन होती है ये रुधिर के द्वारा जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करती है। एंड कंटेन लार्ज पूल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, और उसके अंदर WBCs जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। दस एक्ट्स एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसीलिए ये द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरह भी काम करती हैं। ये क्वेश्चन भी नोट करेंगे, आंसर भी आप साथ में नोट करेंगे। चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताया गया था, लेकिन उसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। आपका जब सिलेबस करा रही थी मैं तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स इनिशिएटेड व्हेन अ डोज ऑफ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। आपको उस रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करना है जो जब किसी भी मनुष्य के शरीर में कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है तब किस तरह से वो शरीर रिस्पॉन्स करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद टाइम दे रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन और आंसर्स नोट जरूर करेंगे तभी इसका फायदा होगा सेशन का। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हेन अ डोज ऑफ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, जब हम किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी वैक्सीन की डोज या कोई भी जिसको हम टीका कहते हैं उसकी डोज जब दी जाती है तो एंटीबॉडीज उससे बनती हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, यानी कि उन एंटीजेंस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनती है। यानी कि इंजेक्ट क्या किया जाता है, एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है। वैक्सीन के रूप में क्या इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन के रूप में एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है और उससे एक्टिव इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाता है। और जब किसी भी एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ उस एंटीजन से लड़ने के लिए मनुष्य के शरीर में उस एंटीजन से रिलेटेड एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। ये हमारे शरीर का प्राकृतिक स्वभाव है कि लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो हमारा शरीर खुद ही बनाता है।
ठीक है। दे वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अब वैक्सीन में क्या चीज इंजेक्ट की जाती है? एंटीजन, लेकिन वो प्रॉपर एक्टिव एंटीजन नहीं होता, या तो एंटीजन के जैसा कुछ होगा या उसका बहुत वीक पार्ट होगा। देखिए, कभी भी आपने देखा होगा वैक्सीन लगने पर हमेशा ही कोविड की वैक्सीन जिसको जिसको लगी, सबको वो लक्षण थोड़ी मात्रा में सामने आए। क्यों? क्योंकि उसमें वैक्सीन में एंटीजेंस ही क्या किए गए थे? इंजेक्ट किए गए थे, जो वीक थे बहुत ज्यादा, है ना, जिनके अंदर शरीर के अंदर वो डाले गए और उससे एंटीबॉडीज बन गई। अब जब कभी नॉर्मल कोई भी इन्फेक्शन होगा उस रोग से संबंधित, तो क्या होगी? वो एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देंगी पैथोजेनिक एजेंट्स को जब एक्चुअल इन्फेक्शन का टाइम आएगा। तो ये जो वैक्सीन है ये मेमोरी सेल्स जनरेट कर लेती हैं, यानी कि एक याद की तरह वो आपके शरीर में सेव हो जाता है, मेमोरी की तरह, कि जब ये पैथोजन आया था तब ये एंटीबॉडीज बनी थी, तो अब ये आया है सामने तो कैसे लड़ाई करनी है। ठीक है, ये सेव हो जाता है हमारी बॉडी में। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत मैकेनिज्म होता है मनुष्यों के शरीर का, और जो टेक्निक है वो बहुत एडवांस्ड है, अभी तक समझ में नहीं आई लोगों को। लेकिन हाँ, ये है कि इस तरीके से विज्ञान और प्रकृति दोनों मिल करके जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। इसमें लिखेंगे आप, when a dose of vaccine is administered in the human body, antibodies are produced in the body against these antigens. They would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure. ये क्वेश्चन और आंसर नोट करेंगे बच्चों। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स? मेंशन द डिफरेंस बिटवीन वायरल ऑन्कोजीन्स एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स। आंसर लिखेंगे, normal cells are transformed into cancerous neoplastic cells due to physical, chemical or biological agents which are known as carcinogens. जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, और उसका कारण क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस उसका कारण हो सकते हैं, और इन कारणों को हम कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं, है ना। कारण उसका फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल यानी कि रासायनिक भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 नोट करेंगे बच्चों, उसका आंसर भी साथ में आप नोट करेंगे। वायरल ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स में क्या अंतर है ये भी आप नोट कर लेंगे। वायरल ऑन्कोजीन्स, जीन्स ऑफ वायरसेस विच कॉज कैंसर, वो जीन्स जो वायरसेस के होते हैं वो कैंसर क्रिएट कर देते हैं, उनको हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और सेलुलर ऑन्कोजीन्स वो होते हैं जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सेल्स में, सामान्य कोशिकाओं में ही जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑन्कोजीन्स which become activated under certain conditions and cause oncogenic transformation of the cell. कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन आ जाए जिसमें वो एक्टिवेट हो जाएं और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दें सेल का, और जिससे कैंसर जो है वो डेवलप हो जाए। तो वायरल ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स में जो अंतर है इसको आपको नोट करना है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बाद में आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी।
बच्चों, आज की क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी ने किए। आशा करती हूँ आपने क्वेश्चन और आंसर्स को नोट कर लिया होगा और उस पर इम्पोर्टेंट लिखना नहीं भूलेंगे। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।